गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है दहन, ज्वाला और ईंधन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 4 है आपका दहन, ज्वाला और ईंधन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं दहन, ज्वाला और ईंधन क्या होता है। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन या वायु में जलाने पर वह हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही प्रदान करते हैं। तो जो वस्तुएं जलती हैं वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाती हैं। वायु या ऑक्सीजन जो जलने में सहायता करती है उसको दहन के सहायक कहा जाता है। आगे देखते हैं दहन। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु या ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा देता है वह दहन कहलाता है। दहनशील पदार्थ वह पदार्थ जिसे ऑक्सीजन या वायु में जलाने पर वह आसानी से आग पकड़ लेता है तथा ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा मुक्त करता है, दहनशील पदार्थ कहलाता है। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है। उदाहरण है सोडियम क्लोरीन की अनुपस्थिति में जल सकता है। वास्तव में दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। लकड़ी, कागज, कोयला, कोक, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम तथा एलपीजी, सीएनजी, मिट्टी का तेल आदि ज्वलनशील पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। आपने देखा भी होगा कि हम अपने घर में बहुत सारे ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं या अपने आसपास होते हुए देखते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस को हम अपने घर के सिलेंडरों में यूज करते हैं तथा सीएनजी गैस को आपने वाहनों में भरते देखा होगा। लकड़ी, कागज, कोयला आदि को हम आसपास जलते हुए देखते हैं। तो ये सभी पदार्थ हमारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। आगे चलते हैं, दहन अनुपोषक वह पदार्थ जो ज्वलनशील पदार्थ के दहन में सहायता करता है। जो वह पदार्थ जो ज्वलनशील पदार्थ के दहन में यानी कि जलने में सहायक होता है उसकी मदद करता है तथा दहन का सहायक या दहन अनुपोषक कहलाता है। ऑक्सीजन तथा वायु दहन के सहायक हैं, यानी कि ऑक्सीजन और वायु की सहायता से आग जलती है तथा वायु में उपस्थित 21% ऑक्सीजन दहन में सहायता करती है और नाइट्रोजन न तो ज्वलनशील है और न ही दहन में सहायता करती है। इसी कारण ज्वलनशील पदार्थ वायु में धीमी दर से जलते हैं तथा ऑक्सीजन में बहुत तेजी से जलते हैं, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन भी पाई जाती है और ऑक्सीजन की अपेक्षा वह अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होती है। आगे चलते हैं, ज्वलन ताप। तो बेटा, ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी पदार्थ को गर्म करने पे वह आग को पकड़ लेता है ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कि फास्फोरस का ज्वलन ताप 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे गर्म करने पर जब तक ताप 35 पर नहीं पहुंच जाता इसमें आग नहीं लगती है, यानी कि किसी वस्तु को जलने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है वह उसका ज्वलन ताप कहलाती है। आगे देखते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थ के बारे में हमने अभी भी पढ़ा था। वे पदार्थ जिनका ताप निम्न होता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वायु में इन पदार्थ की वाष्प आसानी से आग को पकड़ लेती है जिससे भयानक घटनाएं घट जाती हैं। आगे देखते हैं दहन के उदाहरण। तो जब मैग्नीशियम की पट्टी के जार में गर्म किया जाता है तो यह जलने लगती है और ऊष्मा व सफेद प्रकाश की चमक इससे निकलने लगती है। यहाँ पे आपको ये समीकरण दिखाई गई है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा व प्रकाश बाहर निकलता है। आगे देखते हैं,
मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं तथा प्रकाश व ऊष्मा मुक्त होती है। जैसा कि इस समीकरण में आपको दिखाया भी गया है कि मीथेन है जिसका फॉर्मूला CH4 है, उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी और जल तथा ऊष्मा प्रकाश बाहर निकल गया। आगे चलते हैं। जब किसी जलते पदार्थ पर रेत डाली जाती है तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु की पूर्ति जो दहन में सहायता करती है उसका संपर्क वायु से टूट जाता है, क्योंकि आग जलाने के लिए वायु हमारी मदद करती है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 1, दिखाइए कि जलने के लिए वायु आवश्यक है। अभी हमने देखा भी था, जब वायु का आग से संपर्क टूट जाता है तो आग बुझ जाती है। आइए इसे हम सिद्ध भी करते हैं। एक जलती मोमबत्ती लेकर इसे बड़ी तस्तरी में फिक्स करिए। इस तस्तरी में कुछ पानी डालें तथा जलवायु को आधार से प्रवेश करने देता है। अब जलती मोमबत्ती के ऊपर एक गैस का जार उल्टा करके रख दें। आप देखेंगे कि मोमबत्ती ज्वाला के झिलमिलाने लगती है और कुछ सेकंड बाद ही वह बुझ जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? जब हम जार को मोमबत्ती के ऊपर ढक देते हैं तो जो आग होती है, जिसके कारण जो मोमबत्ती में से हमारी आग जल रही होती है, उसका और वायु का जो संपर्क है वह टूट जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जार आ जाता है। इस कारण से हमारी मोमबत्ती बुझ जाती है। आगे देखते हैं उदाहरण जो सिद्ध करते हैं कि दहन के लिए ज्वलन ताप जरूरी है। जब हम किसी मोमबत्ती को बुझाने के लिए जोर से हाथ हिलाते हैं तो यह बुझ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु धारा जलते हुए मोम की वाष्पों का ताप उनके ज्वलन बिंदु से नीचे गिर जाता है और ज्वाला बुझ जाती है। फिर है, जब लकड़ी पर पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, क्योंकि जल अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद जो लकड़ी का ताप है उसके ज्वलन बिंदु से, उसके जहाँ पर जिस ताप पर वह जलती है उससे नीचे आ जाता है। इस प्रकार आग बुझ जाती है। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, जो आग लगती है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? तो उसके लिए जरूरी है ज्वलन पदार्थ का ताप इसके ज्वलन बिंदु से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्वलन बिंदु से नीचे होगा तो आग बुझ जाएगी। जलता हुआ पदार्थ बुझ जाएगा यदि इसका ताप ज्वलन बिंदु से नीचे गिर जाएगा। ज्वलन पदार्थ अवश्य होना चाहिए, यानी कि जिस पदार्थ को आप जला रहे हैं उसका होना जरूरी है। अगर वह नहीं होगा तो आप आग कैसे लगाएंगे और किस में लगाएंगे? दहन में सहायकों की लगातार आपूर्ति होनी चाहिए। फिर है आपके दहन के प्रकार कि दहन कैसे और कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। तीव्र दहन, दहन जो कि बहुत तेज गति से एवं दर से होता है, तीव्र दहन कहलाता है। इस प्रकार के दहन में ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों ही मुक्त होते हैं। एलपीजी, पेट्रोल, सूखी घास, माचिस की तीली, मैग्नीशियम की पट्टी का जलना तीव्र दहन के उदाहरण हैं। जब आप अपने घर में माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो वह एकदम से बहुत तेजी से जल जाती है। तो यह प्रक्रिया किस में आती है? हमारी तीव्र दहन के अंदर आती है। आगे देखते हैं। पटाखों का फटना तथा गोली का चलना विस्फोट के उदाहरण हैं। पटाखे ज्वलनशील पदार्थ है जिनमें ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन होते हैं। जब किसी पटाखे के पलीते में आग लगाते हैं तो यह मिश्रण में चिंगारी भेजता है और आग लग जाती है। आगे देखते हैं। स्वतः दहन, स्वतः दहन कैसा दहन है? दहन को किसी बाह्य ऊष्मा की सहायता के बिना जलाना स्वतः दहन कहलाता है। सोडियम तथा सफेद फास्फोरस बिना किसी ऊष्मा के ही आग को पकड़ लेता है। तो यह कैसी अभिक्रिया है? यह स्वतः दहन की अभिक्रिया है, क्योंकि फास्फोरस को जलाने के लिए किसी अन्य पदार्थ की जरूरत हमें नहीं पड़ती। आगे देखते हैं। वायु इन पदार्थों का मंद ऑक्सीकरण करती है तथा ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा पदार्थ में जब तक इकट्ठी रहती है जब तक कि इसका ज्वलन ताप प्राप्त नहीं हो जाता, यानी कि ये वातावरण में जो वायु है उसके संपर्क से ही जल जाता है। आगे देखते हैं। मंद दहन ऊष्मा के स्थिर उत्पादन के साथ
धीमी दर से होने वाले दहन को मंद दहन कहते हैं। जो कि धीमी गति से होता है उसको मंद दहन कहा जाता है। लोहे पे जंग लगना, तांबे की चमकती सतह का कम होते जाना मंद दहन के उदाहरण हैं, क्योंकि लोहे पे जंग धीरे 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 कुछ समय के बाद लगता है। आगे चलते हैं। श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है। भोजन हमारे शरीर की कई कोशिकाओं में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा को भी मुक्त करता है। आगे है आपका अपूर्ण दहन। तो अपूर्ण दहन क्या होता है? जब कोई पदार्थ वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलता है, यानी कि जहाँ पे उसे वायु पूरी तरह से नहीं मिल पाती, कुछ कमी रह जाती है, केवल अपूर्ण या आंशिक दहन कहलाता है। इस प्रकार के दहन में कम ऊष्मा निकलती है। आइए देखते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, उपयुक्त अभिक्रिया से पता चलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपूर्ण दहन के दौरान बनी है, क्योंकि जब इन दोनों की क्रिया कराई जाती है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और यह एक अपूर्ण दहन की प्रक्रिया है। यह गैस बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, जिससे श्वसन संबंधी परेशानियां भी हमें होने लगती हैं। अधिकांश साधारण ईंधनों में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। अपूर्ण दहन के दौरान कई परेशानियां उत्पन्न होती हैं। फिर है आपकी ज्वाला। तो ज्वाला क्या है? ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसें या वाष्प ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन करती हैं। तो ज्वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे गैसें और वाष्प ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन करती हैं। ज्वाला ईंधन के तीव्र दहन से निकलती है। जब कोई ईंधन जलता है तो इसके दहन से क्या होता है? तीव्र दहन से यह ज्वाला निकलती है। जैसे माचिस की तीली पीली ज्वाला के साथ जलती है। आपने अपने घरों में माचिस की तीली को जलाकर देखा है कि वह कैसे जलती है। पीले रंग की ज्वाला के साथ वह जलती है। रसोई घर के चूल्हे में एलपीजी द्वारा उत्पन्न ज्वाला नीले रंग की होती है। केवल वे ठोस व द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित होते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं। जब कोई ईंधन पूर्ण रूप से जलता है, बिना धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न होती है। जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं और उसमें से धुआं नहीं निकलता है तो बिना धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न होती है। धुएं में बिना जलने वाले कार्बन कण होते हैं। चारकोल के जलने में ज्वाला नहीं बनती है, जबकि एक मोमबत्ती व कपूर ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसा कि हमने अपने घर में मोमबत्ती और कपूर को जलाकर भी देखा है कि जब हम उसे जलाते हैं तो उसके अंदर से ज्वाला निकलने लगती है। लकड़ी पहले ज्वाला देती है, लेकिन बाद में वह चारकोल की भांति जलती है। जब माचिस की तीली से आग लगाई जाती है तो माचिस की तीली के सिरे पर रसायनों के जलने से ऊष्मा मुक्त होती है। कास्ट गैस बनने से लकड़ी का आंशिक रूप अपघटन होता है। इसके बाद कास्ट गैस आग पकड़ लेती है तथा ज्वाला उत्पन्न होती है। कट तथा ज्वाला उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं बेटा। मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र। तो हमने मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, उसके आसपास जो भी हमें ज्वाला दिखती है कौन सी कैसी होती है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती पैराफिन मोम द्वारा बनी होती है। हमारी मोमबत्ती किसकी बनती है? पैराफिन मोम के द्वारा, जिसमें हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। जब ये जलती है, द्रव्य हाइड्रोकार्बन वाष्प में बदल जाती है, जो आग पकड़ लेते हैं तथा ज्वाला उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप सावधानी पूर्वक एक जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक ज्वाला नहीं है। मतलब जब आपने मोमबत्ती जलाया तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको एक ही ज्वाला दिखती है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके आसपास आपको अनेक रंग की ज्वाला नजर आएंगी। जैसे कि मोमबत्ती के थोड़ा पास नीला रंग होता है। मोमबत्ती के चारों ओर का क्षेत्र गहरा सलेटी होता है। इस गहरे सलेटी क्षेत्र को घेरे हुए अन्य क्षेत्र भी दीप्त होते हैं, जो रंग पीला होता है, जो दीप क्षेत्र को एक अन्य घेरे हुए होता है।
मुश्किल से ही यह हमें दिखाई देता है। इसे अदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। किसी मोमबत्ती के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन निम्नवत है। तो आइए जानते हैं मोमबत्ती के क्षेत्र के बारे में। तो पहला है आपका नीला क्षेत्र। ज्वाला के आधार के पास ताजी वायु पिघली मोमबत्ती से बनी मोम की वाष्प के साथ तेजी से मिल जाती है। मोम की वाष्प का एक भाग लगभग पूरी तरह से जलता है तथा वैसे ही नीली ज्वाला निकलती है, जैसे एलपीजी गैस के चूल्हे से हमें निकलती हुई दिखाई देती है। फिर है आपका गहरा भीतरी क्षेत्र। इस क्षेत्र में पिघले मोम से निकली अज्वलित मोम की वाष्प होती है, जो कि सबसे ठंडा भाग होता है। यह हल्का सा गहरे रंग वाला होता है, क्योंकि मोम की वाष्प एक भाग जलने पर कार्बन कणों में बनने से अपघटित होती है। फिर देखते हैं अपना क्रियाकलाप। दिखाइए कि मोमबत्ती की ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन के कण पाए जाते हैं। तो मध्यम आकार की एक मोमबत्ती को जलाकर मेज के ऊपर रख दीजिए तथा जब ज्वाला पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए तो कांच की एक स्वच्छ स्लाइड को ज्वाला के दीप्त क्षेत्र के संपर्क में लेकर आइए, यानी कि मोमबत्ती के ऊपर आप उस स्लाइड को रखिए। इसे चिमटी की सहायता से आप पकड़ लीजिए। कांच की स्लाइड को लगभग 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रखिए। इसके बाद इसे वहां से हटा लीजिए। कांच की स्लाइड पर एक गोल छल्ला सलेटी काले रंग का इस प्रकार से बनता है कि छल्ले के बीच में कोई भी जमाव नहीं होता। ऐसा ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण नहीं होते हैं, क्योंकि यह भाग ही भीतरी क्षेत्र के ऊपर तथा इसमें कार्बन कण नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दीप्त क्षेत्र, जो कि मोमबत्ती का तीसरा है। इस क्षेत्र में मोम की वाष्प का आंशिक दहन होता है, यानी कि मोम की जो वाष्प होती है वो थोड़ी सी ही जलती है, साथ ही अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मीय ऊर्जा मोम की वाष्प को कार्बन के आंशिक रूप से अपघटित करती है और कार्बन बहुत गर्म हो जाता है तथा पीली रोशनी के साथ जलने लगता है। यह दीप्त क्षेत्र गहरे भीतरी क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता जितना कि आपका अदीप्त क्षेत्र होता है। आगे चलते हैं अदीप्त क्षेत्र। यह मोम की वाष्प तथा कार्बन कणों के पूर्ण दहन का क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, मोम के वाष्प तथा कार्बन के कणों का पूरी तरह से दहन होता है। ज्वाला के किनारों से वायु दीप्त क्षेत्र में बिना जली मोम की वाष्प तथा कार्बन कणों के साथ मिल जाती है और जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जलवायु बनाती है। यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है तथा मुश्किल से ही यह हमें दिखाई देता है। आगे देखते हैं ईंधन। तो ईंधन क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो आसानी से उपलब्ध हो तथा धीमी दर से वायु में जलता हो, किसी अनिश्चित अवशेष को छोड़े बिना अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा का वह उत्पादन करता हो, ईंधन कहलाता है। ऑक्सीजन में जलाने पर ईंधन उपयोगी ऊर्जा प्रदान करता है तथा हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों की जरूरत होती है, जैसे कि घरेलू उपयोग के लिए, परिवहन के लिए, उद्योगों के लिए तथा विद्युत उत्पादन के लिए आदि। इस प्रकार की क्रियाओं में हम ईंधन का उपयोग भली भांति करते हैं। आगे चलते हैं आदर्श ईंधन के गुण। तो आदर्श ईंधन के गुण क्या होते हैं, इसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। ऊष्मीयमान 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण रूप से जलने से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है। इसे प्रयोग करना तथा संग्रहित करना आसान होना चाहिए। इससे अवशेष की बहुत कम मात्रा बननी चाहिए, जैसे कि राख। यह सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह धीमी दर से जलना चाहिए तथा इसका दहन नियंत्रित करने योग्य भी होना चाहिए। जलने पर कोई हानिकारक उत्पाद इससे नहीं बनना चाहिए जो हमें हानि पहुंचाए तथा यह वायु को भी कम प्रदूषित करना चाहिए और इसका निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए। वह ईंधन जिससे
किलोग्राम अधिक ऊष्मा निकलती है। उच्च कैलोरी मान वाला कहा जाता है। ईंधन के कैलोरी मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठोस ईंधनों का कैलोरी मान यहाँ पे दिया गया है कि गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनका कैलोरी मान 6000 से 8000 होता है, लकड़ी का 17000 से 22000 होता है और कोयले का 25 से 33000 होता है। तो यह ठोसों में है ईंधनों का कैलोरी मान, ये आपका द्रवों में है तथा ये आपका गैसों में है। तो द्रव में पेट्रोल का 45,000 होता है, केरोसिन का 47,000 होता है और डीजल का 50,000 होता है। ऐसे ही गैसीय ईंधनों का कैलोरी मान मीथेन का 55,000, ब्यूटेन का भी 55,000 तथा बायोगैस का 35,000 से 40,000 तक का कैलोरी मान होता है। आगे चलते हैं ईंधनों का वर्गीकरण। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका ठोस ईंधन। तो ठोस ईंधन कमरे के ताप में ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी, कृषि के अपशिष्ट, कोयला, चारकोल, पैराफिन तथा गाय का गोबर आदि घरेलू ईंधन की पूर्ति करते हैं। और लकड़ी पाना आजकल बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया है, क्योंकि लकड़ी जलाने की आवश्यकता के हिसाब से वृक्षों को नहीं उगाया जा रहा है। ठोस ईंधन के जलने पर अपूर्ण दहन होने से अत्यधिक धुआं भी निकलता है। धुएं से श्वसन संबंधी रोग तथा वायु प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। तो हमारे ठोस ईंधन क्या है, जैसे कि लकड़ी, कोयला, चारकोल आदि हमारे ठोस ईंधन हैं। और इनके अंदर जब हम दहन करते हैं तो ये पूरी तरह से, जैसे कि लकड़ी पूरी तरह से नहीं जल पाती है, यह एक अपूर्ण दहन का उदाहरण है, जिसके कारण इसके जलने पर बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है और हमारे आसपास का वातावरण भी गंदा हो जाता है। आगे देखते हैं कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला काला खनिज है तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से युक्त कार्बन व कार्बन यौगिकों का यह मिश्रण है। यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है, क्योंकि इससे ऊर्जा के अन्य रूपों में भी बदला जा सकता है, जैसे कोल, गैस तथा तेल। कोयला घरों, उद्योगों तथा शक्ति केंद्रों में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण ईंधन है। कोयले का बनना। तो कोयला कैसे बनता है? कोयले को जीवाश्म से बना समझा जाता है, जो कि भूकंप, ज्वालामुखी आदि के आने पर जमीन के नीचे दब गए थे, जो कि लगभग 300 मिलियन वर्षों पहले हुआ था। उच्च ताप व दाब के कारण भूमि के अंदर वायु की अनुपस्थिति से जीवाश्म कोयले में बदल गए तथा भूपट्टी के नीचे दबे उच्च ताप व दाब में पौधों व जंतुओं का कोयले में बदल जाना कार्बनीकरण कहलाता है। ऐसा होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह एक बहुत ही मंद प्रक्रिया होती है। कोयले के प्राप्ति स्थान तो यूएसए, यूके, एशिया, चीन, जर्मनी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कोयले के बहुतायात भंडार हैं। यहाँ पे कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। और भारत में झारखंड, रानीगंज, पश्चिम बंगाल तथा बेकारो व झरिया के कोयले बड़े कारखाने स्थित हैं। यहाँ पे कोयले के बड़े बड़े कारखाने पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कोयले के प्रकार। तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं? कोयले के विभिन्न किस्में अपने कार्बन अवयवों तथा अशुद्धि के सापेक्ष एक दूसरे से भिन्न होती हैं, क्योंकि इसके अवयव या इनके अंदर किस प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है, इनके आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं तथा एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पुराना कोयला, जो कि एंथ्रासाइट है, एक उत्तम ठोस कोयला है तथा इस कोयले के जलने के दौरान अन्य प्रकार के कोयले की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो यह हमें ऊष्मा भी अधिक मात्रा में प्रदान करता है। कोयले की दूसरी व सबसे प्रमुख साधारण किस्म पत्थर का कोयला या बिटुमिनस है। एंथ्रासाइट की अपेक्षा यह मुलायम होता है, तोड़ने पर चमकीला पृष्ठ प्रदर्शित नहीं करता।
इसमें लगभग 82% कार्बन पाया जाता है। इसके बाद दूसरे प्रकार के कोयले की खोज की गई जिसे लिग्नाइट या भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें 70% कार्बन है। कोयले का दूसरा प्रकार पीट है जिसमें कार्बन की मात्रा 60% होती है, यानी कि सबसे कम होती है। तो जो पीट है वह सबसे कम उपयोगी कोयला है। आगे चलते हैं कोयले के उपयोग। तो कोयला हम कहाँ कहाँ पर कैसे उपयोग करते हैं। इसे ऊर्जा के अन्य उपयोगी रूपों में भी बदला जाता है, जैसे कि कोल गैस, विद्युत तथा तेल। यह ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। यह उद्योगों में धातु की निकासी में अपचायक की भांति प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक यौगिक बनाने में भी किया जाता है। कोयले के उत्पाद। तो हमें कोयले के भंजक आसवन से कई बहुमूल्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जब हम कोयले का भंजक आसवन करते हैं, इसके द्वारा हमें अन्य काफी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोल तार, कोक, कोल गैस, अमौलिक द्रव। कोक का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग ताजी गैसें जैसे जल गैस तथा प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी किया जाता है। कोल तार का पुनः आसवन करने पर बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, फिनोल, नैफ्थलीन तथा एंथ्रासीन प्राप्त होते हैं। कोयले के आसवन के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसको हम कोक कहते हैं। इसमें 98% कार्बन होता है तथा यह एक बहुत ही उपयोगी ईंधन है। फिर है आपका भंजक आसवन। कोयले को जब हम उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में जलाकर उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करते हैं, तो यह क्रिया भंजक आसवन कहलाती है। फिर है आपका द्रव्य ईंधन। ईंधन जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं द्रव्य ईंधन कहलाते हैं। जैसे आपका पेट्रोल एक द्रव्य ईंधन है तथा मिट्टी का तेल, डीजल भट्टी का तेल, अल्कोहल, तरल, हाइड्रोजन कुछ द्रव ईंधनों के उदाहरण हैं। मिट्टी का तेल भारतीय घरों में उपयोग होने पे सबसे प्रमुख द्रव्य ईंधन है। पेट्रोल तथा डीजल आंतरिक दहन ईंधनों में प्रयोग होने वाले ईंधन है। शक्ति केंद्रों में ईंधन तेल प्रयोग किया जाता है। ये ईंधन हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण होते हैं। सन 1854 में अब्राहम मैन्सर तथा कनाडा के एक भूशास्त्री ने सबसे पहले मिट्टी का तेल बनाया तथा इसका नामकरण भी किया। आगे चलते हैं पेट्रोलियम एवं इसके उत्पाद। तो पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा चिपचिपा तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम शब्द ग्रीक शब्द पेट्रा जिसका अर्थ है चट्टान तथा ओलियम जिसका अर्थ तेल से लिया गया है। अतः पेट्रोलियम जल में अघुलनशील है तथा ये जल के ऊपर तैरता है। जब आप पेट्रोल को पानी के अंदर डालते हैं तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल उसकी सतह पर ही तैरने लगता है तथा ये जल में घुलता नहीं है, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। इसकी गंध अप्रिय होती है। इसकी गंध हमें अच्छी नहीं लगती। प्राप्ति स्थान तथा पेट्रोलियम का खनन। तो पेट्रोलियम उन जंतुओं व पौधों के अपघटन से प्रकृति में बनने वाला जीवाश्म ईंधन है जो कि लाखों वर्षों पहले भूमि के नीचे दब गए थे। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम भूमि के नीचे गहराई में दो अपारगम्य चट्टानों के बीच प्राप्त होता है। चट्टानों के नीचे टपकने वाले पेट्रोलियम तेल के ऊपर प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी भी कहा जाता है प्राप्त होती है। पेट्रोल को ड्रिल मशीन के द्वारा छेद करके पाइपों को डालकर कच्चा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है और एकत्रित तेल तक पाइप जब पहुंचाते हैं तो प्राकृतिक गैस उच्च दाब के साथ बाहर निकलती है जो सीएनजी कहलाती है। जब दाब कम होता है तो तेल के कुओं से पंपिंग द्वारा कच्चे तेल को निकाला जाता है और यह क्रिया आपकी खनन कहलाती है। इस प्रकार से हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का शोधन, इसे किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है आइए देखते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग करने से पूर्व पेट्रोलियम का इसके
विभिन्न अवयवों से शुद्धिकरण तथा पृथक्करण करना जरूरी है। उपयोगी अंशों में पेट्रोलियम का पृथक्करण तथा वांछित अशुद्धियों को हटाना ही शोधन कहलाता है। यानी कि पेट्रोल से अशुद्धियों को दूर करना शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से किया जाता है। तो कच्चे तेल का प्रभाजी आसवन, पेट्रोलियम तेल जो कि हमें कच्चे तेल के रूप में पृथ्वी से प्राप्त होता है, के विभिन्न अंशों को प्रभाजी आसवन में अलग करते हैं। प्राकृतिक गैस, नैफ्था, डीजल, ऑयल, पेट्रोल, मोम, ईंधन तेल, ल्यूब्रिकेटिंग तेल तथा एस्फॉल्ट पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मुख्य अंश हैं। इन सभी अंशों के महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। पेट्रोलियम पर आधारित रसायन उद्योग की सहायता से विभिन्न प्रकार के हजारों उत्पादों का भी निर्माण किया जाता है। उनमें कुछ रंजक औषधियाँ, एक्सप्लोसिव्स, अल्कोहल, रबर तथा प्लास्टिक हैं। अतः इसे काला सोना भी कहा जाता है। इसलिए उद्योगों के लिए पेट्रोलियम एक प्रमुख कच्चा पदार्थ पाया जाता है, यानी कि कच्चा पदार्थ होता है। आगे देखते हैं पेट्राकेमिकल्स। तो पेट्राकेमिकल्स वे रासायनिक अवयव है जो पेट्रोलियम के अंशों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल तथा बेंजीन, एथिलीन तथा एसिटीन। पेट्रोकेमिकल्स इसके कुछ उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन, ईंधन जो कमरे के ताप पर गैस कंप्रेस्ड अवस्था में होते हैं, गैसीय ईंधन कहलाते हैं। जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, सीएनजी आदि गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन गैस या द्रव ईंधन की अपेक्षा अच्छे होते हैं। आगे चलते हैं गैसीय ईंधनों के लाभ। तो इनके क्या क्या लाभ हैं? तो ये ना तो धुआं छोड़ते हैं और ना ही ये किसी प्रकार के अवशेष बनाते हैं। इनका जो मान है वह भी उच्च होता है तथा इनमें पूर्ण दहन होता है। ये पाइपों या नालियों में आसानी से बहते हैं और ये आसानी से जल सकते हैं। कुछ प्रमुख गैसीय ईंधन निम्नलिखित हैं, जैसे कि गोबर गैस या फिर बायोगैस। गोबर गैस पशुओं के गोबर व जल की गोल गड्ढों में वायु की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया के साथ क्रिया करके प्राप्त की जाती है और इसके मुख्य घटक मीथेन तथा एथेन हैं। गांवों में गोबर गैस ईंधन अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं। क्योंकि इसका ऊष्मीयमान अच्छा होता है, उच्च होता है, इसका प्रयोग भी आसान होता है, यह स्वच्छ ईंधन है और इससे धुआं भी नहीं निकलता है। यह प्रमुख ईंधनों से सस्ता है। इसके संग्रहण में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। फिर है पेट्रोलियम के अंश। तो पेट्रोलियम के कुछ अंश होते हैं, जैसे कि गैसें, पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन, डीजल आदि। इनकी क्वथनांक सीमा इसके बराबर में इसके अकॉर्डिंग दी गई है। जैसे गैसों की 20 डिग्री सेल्सियस होती है, पेट्रोल की 30 से 120 डिग्री सेल्सियस होती है और इसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या पाई जाती है और इसके उपयोगों के बारे में बताया गया है कि गैसों के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस तक क्वथनांक सीमा होती है और कार्बन परमाणु की संख्या 1 से 4 तक हो सकती है तथा इसका उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार अन्यों का भी उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम के कुएं से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में बहुतायत प्राप्त होती है। यह मीथेन व एथेन का एक मिश्रण होती है। आगे चलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह भी एक प्राकृतिक गैस का द्रव रूप है। आजकल गैस परिवहन के साधनों में ईंधन की तरह यह प्रयोग में लाई जा रही है। इससे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। आगे देखते हैं प्रोड्यूसर गैस। यह रक्त तप्त कोयले पर वायु प्रवाहित करके प्राप्त की जाती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है तथा यह एक अच्छा ईंधन नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है, फिर भी इसे उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
फिर है आपकी जल गैस। रक्त तप्त कोयले पर भाप को प्रवाहित करने से यह गैस प्राप्त होती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण है। यह एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं जो कि पूरी तरह से ज्वलनशील होते हैं। फिर है आपका तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी। यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। इसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। यह एक घरेलू ईंधन है तथा इंडेन भारत निष्क्रिय होता है। एलपीजी में यह डाला जाता है जिसमें रिसाव का पता हमें चल सके। भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम से बाजार में यह वितरित की जाती है। इसमें तेज गंध वाला एक पदार्थ मरकैप्टन डाला जाता है जिसके कारण हमें पता चलता है कि जब ये कहीं पे रिसाव होता है तो मरकैप्टन के द्वारा हम समझ जाते हैं इसकी सुगंध, इसकी स्मेल से कि हाँ इसके अंदर रिसाव हो रहा है। एक घरेलू गैस के सिलेंडर में लगभग 14 किलोग्राम एलपीजी होती है। एलपीजी को सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए क्योंकि गैस सिलेंडर में गैस लीक होने पर यह वायु में मिल जाती है और इससे भयानक घटनाएं भी हो सकती है। यह अति ज्वलनशील है, भाप में बदलने वाली है तथा आसानी से आग को पकड़ लेती है। एलपीजी के निम्नलिखित लाभ भी हैं, जैसे यह बहुत ही साफ और घरेलू ईंधन है। यह पूरी तरीके से जलता है। इसका प्रयोग करना एवं भंडारण करना भी आसान होता है। इसे जलाने पर कोई भी विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है और इसका ऊष्मायन भी उच्च होता है। ईंधन के दहन से उत्पन्न समस्याएं। जब ईंधन जलता है तो कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और उनसे हमें कुछ प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह बहुत जहरीली गैस है। वायु में इसकी बहुत कम उपस्थिति से भी सांस लेना कठिन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह पौधों के लिए भोजन का कार्य करती है तथा वायु में इससे सांस ली जाती है, फिर भी पौधों द्वारा खपत के लिए इसकी उत्पादन मात्रा बहुत अधिक है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ऊष्मीय ऊर्जा का जाल बन जाता है जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार ही बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। फिर है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जल में विलेय है। ये वायु में उपस्थित जल वाष्प में घुल जाती है और बाद में सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके यह नाइट्रिक अम्ल बनाती है। बारिश के समय नाइट्रिक अम्ल नीचे पृथ्वी पर गिरने से इमारतें कमजोर हो जाती हैं तथा पौधे व वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। फिर है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। इस गैस के फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं, मतलब ये गैस हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाती है तथा जल में घुलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और वर्षा के दौरान यह अम्ल भी इमारतों तथा वृक्षों को नष्ट कर देता है और इससे हमारी इमारतें कमजोर पड़ जाती हैं। फिर है आपकी कार्बन कण तथा राख। धुएं के कार्बन कण तथा राख वायु में मिल जाते हैं, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। सर्दियों में ये कण धुंध बनाते हैं। इस धुंध या कोहरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर दिखाई देता है जिससे रेल, सड़क, वायु परिवहन की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आगे देखते हैं, जिस कारण मनुष्य को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे मौसम भी बदल जाता है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बाढ़ आ जाएगी तथा कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। सर्दियों में बहुत ठंड पड़ेगी तथा गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। फिर है ईंधनों का सही उपयोग। तो ईंधन जो हम यूज कर रहे हैं उसका हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, आइए जानते हैं। लकड़ी के अतिरिक्त सूखी पत्तियां तथा कृषि अपशिष्ट सभी अन्य ईंधन जीवाश्म ईंधन हैं। जीवाश्म ईंधनों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं: कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। सभी जीवाश्म ईंधन की सीमित सीमा में ही उपलब्ध होते हैं। इन ईंधनों की आवश्यकता हमें भोजन पकाने तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए मशीनों में भी पड़ती है।
हम इसी दर से इन ईंधनों का निरंतर प्रयोग करते जा रहे हैं तो लगभग 50 वर्षों में हमारे पास कोई ईंधन नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने ईंधन को प्रयोग को थोड़ा कम करना चाहिए, अतः इन ईंधनों का प्रयोग हमें उचित प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग धातु की निकासी में, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक निर्माण में तथा कृत्रिम रेशों में भी होता है। इसके लिए हमें इन ईंधनों की ऊर्जा के प्रयोग के बदले कुछ ऊर्जा के अन्य स्रोत खोजने चाहिए। ऊर्जा के कुछ स्रोत और ऊर्जा पवन चक्की की ऊर्जा, बहते पानी की ऊर्जा, समुद्री लहरों की ज्वारीय ऊर्जा आदि हैं। हमें ऊर्जा के इन स्रोतों के उपयोग में अधिकाधिक व्यय करना चाहिए, जिससे भविष्य के लिए जीवाश्म ईंधनों को सुरक्षित रखा जाए। आगे देखते हैं बेटा इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य, इन पे नजर डालते हैं। वह प्रक्रिया कट वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ वायु ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा व प्रकाश मुक्त करे, दहन कहलाती है। ऑक्सीजन तथा वायु दहन में सहायक होता है। वह पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन में गर्म करने पर आसानी से आग पकड़ ले और प्रकाश व ऊर्जा मुक्त करे, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। किसी पदार्थ के दहन के लिए जरूरी है कि एक ज्वलनशील पदार्थ हो, दहन के लिए कोई सहायक हो तथा ज्वलनशील पदार्थ का ताप ज्वलनशील ताप से अधिक होना चाहिए। लकड़ी, कोयला, कोल, तरल हाइड्रोजन, पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं। ठोस ईंधनों का कैलोरी मान कम तथा द्रव ईंधनों का कैलोरी मान सामान्य और गैसीय ईंधनों का कैलोरी मान अधिक होता है। जब ऑक्सीजन में 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन होने से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को इसका कैलोरी मान कहते हैं। ज्वाला ईंधन के तीव्र दहन से निकलती है। मोमबत्ती की ज्वाला में 4 क्षेत्र होते हैं: नीला क्षेत्र, गहरा भीतरी क्षेत्र, दीप्त तथा अदीप्त क्षेत्र। गैसीय ईंधन उत्तम प्रकार के ईंधन होते हैं क्योंकि आसान इसमें परिवहन होता है, निम्न ज्वलन ताप होता है, उच्च कैलोरी मान होता है, पूरी तरह से जलते हैं और दहन की दर पर पूर्ण नियंत्रण भी होता है। कोई भी पदार्थ जो आसानी से उपलब्ध होता है, धीमी दर से वायु में जलता है, ईंधन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं तथा धूल के कण बनते हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं तथा अम्ल वर्षा भी होती है। हमें जीवाश्म ईंधनों का उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनका प्रयोग धातुओं की निकासी में, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक निर्माण में तथा कृत्रिम रेशा बनाने में भी किया जा रहा है। ईंधनों का प्रयोग ही हमें उचित प्रकार से करना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा इस पाठ का अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न का सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, जिसमें कि पहला है आपका दहन एक प्रक्रिया है। तो दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। बहुत तेज गति व दर से होने वाला दहन कहलाता है। तो बहुत तेज गति से होने वाला दहन आपका तीव्र दहन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न खा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है जब तक ईंधन उपलब्ध होता है दहन की प्रक्रिया चलती रहती है। फिर है चारकोल के जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। आगे है भारतीय घरों में मुख्यतः प्रयोग होने वाला द्रव ईंधन एलपीजी है। सबसे पुराना कोयला एंथ्रासाइट है। आगे देखते हैं बायोगैस का एक मुख्य घटक मीथेन है। फिर है प्रश्न गा सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 है रासायनिक ईंधन ठोस ईंधनों की अपेक्षा अच्छे होते हैं।
गलत। पेट्रोलियम जल में घुलनशील है तथा इस पर तैरता है। गलत। चारकोल एक द्रव्य ईंधन है। गलत। बायोगैस का ऊष्मीयमान ऊंचा होता है। सही। मैग्नीशियम की पट्टी का जलना एक स्वतः दहन है। सही। फिर है प्रश्न घ, तो बेटा इसे आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।